नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद हिंसा का दौर जो शुरू हुआ वो थमने का बिल्कुल नाम नहीं ले रहा। पिछले 24 घंटों में राज्य के अलग अलग हिस्सों में लगातार हिंसा हो रही है। हिंसा की खबरें आ रही हैं। बीजेपी का दावा है कि इस हिंसा में अभी तक बीजेपी के 9 कार्यकर्ता मारे गए हैं। बीजेपी तृणमूल कांग्रेस पर हिंसा का आरोप लगा रही है, लेकिन इस समय 2 बड़ी खबरें इसी से जुड़ी हुई आ रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस हिंसा पर राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। एक खबर ये आ रही है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल में हिंसा पर राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। उधर पश्चिम बंगाल में भी राज्यपाल ने भी रिपोर्ट मांगी है अपने ही पश्चिम बंगाल के गृह मंत्रालय से। 24 घंटे में 9 कार्यकर्ता मारे गए। बीजेपी ने आरोप लगाया है और बीजेपी के दफ्तर में कल जो आग लगी थी उससे पहले चुनावी परिणाम आते ही हिंसा का जो दौर शुरू हुआ वो हिंसा का दौर रुक नहीं रहा है और पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों से इस तरह की खबरें आ रही हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आते ही राज्य में सियासी हिंसा का नया दौर शुरू हो गया है। पश्चिम बंगाल के आरामबाग के बीजेपी दफ्तर को आग के हवाले कर दिया गया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनके पार्टी दफ्तर के बाहर हंगामा किया, जिसका नतीजा हिंसा के रूप में देखने को मिला। इसी तरह की हिंसा नंदीग्राम में देखने को मिली, जहां बीजेपी ने दफ्तर में तोड़फोड़ करने का इल्जाम टीएमसी पर लगाया। नंदीग्राम में दीदी की हार से नाराज उनके समर्थकों ने शुभेंदु अधिकारी के काफिले को भी निशाना बनाया। हल्दिया में शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर पत्थर बरसाए गए। कूच बिहार में बीजेपी के एक उम्मीदवार की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। कूच बिहार में ही बीजेपी के एक ऑफिस में भी तोड़फोड़ के आरोप लगे। कोलकाता में भी बीजेपी के दफ्तर में तोड़फोड़ हुई। यहाँ पर बीजेपी समर्थकों को चुन चुनकर निशाना बनाया गया। पश्चिम बंगाल में हिंसा का पुराना इतिहास रहा है, लेकिन बीजेपी और तृणमूल के बीच सियासी रंजिश इतनी गहरी हो चुकी है कि राज्य में कब कहां हिंसा हो जाए कहा नहीं जा सकता। हालांकि ममता बनर्जी ने हिंसा की जांच करवाने का भरोसा दिया है। ये ठीक नहीं है। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। दे आर गिविंग सम फोटोग्राफ्स दैट इज ओल्ड वन। ये उसका हैबिट है। ओल्ड राइट का फोटो लगा के, बाहर का फोटो लगा के, हमको पता है सब। वो हम लोग पुलिस को बोला है उसको निकालने के लिए और उसको विड्रॉ करने के लिए। हिंसा के बाद राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने पहले पुलिस महानिदेशक को समन किया और फिर बाद में राज्य के गृह सचिव से भी हिंसा पर रिपोर्ट मांगी। इस हिंसा पर केंद्र ने भी राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद शुरू हुई हिंसा में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। बीजेपी का इल्जाम है कि जानबूझकर उसके नेताओं और दफ्तरों को निशाना बनाया जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी से टीएमसी कार्यकर्ता खासे नाराज हैं, जिन्होंने नंदीग्राम से ममता को हराकर एक बड़ा उलटफेर कर दिया, जिससे टीएमसी के कार्यकर्ता बेहद खफा है। अनुपम मिश्र, कोलकाता, आज तक। जबरदस्त हिंसा की खबरें बंगाल से लगातार आ रही हैं जब से परिणाम आए हैं। तो नतीजों के 24 घंटे के अंदर पश्चिम बंगाल राजनीतिक हिंसा की चपेट में आ गया है, जिस पर दिल्ली से कोलकाता तक तेजी से हरकत हो रही है। अभी अभी ताजा खबर यह आ रही है कि बंगाल में राज्यपाल ने भी हिंसा के मामले में राज्य के गृह मंत्रालय से रिपोर्ट मांगी है। यानी कि बंगाल के गृह मंत्रालय से राज्यपाल ने कहा कि बताइए कि हिंसा क्यों हो रही है, और राज्यपाल ने सुबह डीजीपी को समन जारी किया है। पहले पुलिस महानिदेशक से रिपोर्ट मांगी थी, तो ये एक और खबर आई है। और शाम को राज्यपाल ने गृह सचिव से रिपोर्ट मांग ली। डीजीपी और गृह सचिव दोनों से उन्होंने रिपोर्ट मांगी है। संबंधित ऑफिसर्स की जिम्मेदारी तय करने को कहा है कि जहां जहां हिंसा हो रही है बंगाल में वो नहीं होनी चाहिए। जगदीप धनखड़ जी ने ये रिपोर्ट अपने राज्य के गृह मंत्रालय से मांगी है। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के महासचिव, बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय जी सीधे जुड़ चुके हैं। नमस्कार कैलाश जी, बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार कैलाश जी, ये जो हिंसा हो रही है, आपका आरोप है कि अभी तक आपके 9 कार्यकर्ता मारे जा चुके हैं। चुनाव हो गया, परिणाम टीएमसी के पक्ष में चला गया, फिर टीएमसी पर आप आरोप लगा रहे हैं,
तो इतनी बड़ी जीत के बाद भी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि यह हिंसा टीएमसी कर रही है? अभी आपसे मैं बात ही कर रहा था, इसी बीच में टेलीफोन आया। अभी नानूर वीरभूम में हमारी 2 महिला कार्यकर्ताओं को उठा के ले गए, उनके साथ रेप किया गया है। और ऐसे बहुत सारी घटनाएं, लगभग 700 गांवों से भी मेरे पास खबर आई है जहां लूटपाट चल रही है और एक विशेष वर्ग के लोग ही ये काम कर रहे हैं और पूरे अराजकता मचा दी है। महिलाओं के साथ जिस प्रकार की दुर्गति हो रही है वो बहुत ही चिंताजनक है। हमने अभी एक बीजेपी का कंट्रोल रूम बनाया है, वहाँ हमने कहा है कि जहाँ जहाँ घटना हो रही है, लोगों के घरों में आग लगा दी। हमने कहा आप यहाँ आ जाइए कलकत्ता में हम धर्मशाला लेके उनके लिए एक पनाह घर बना रहे हैं, उनके रहने की व्यवस्था कर रहे हैं। और अभी भी हिंसा का तांडव जारी है। मैं आपको वीडियो भी भेजता हूँ कि बिल्कुल जुलूस बनाकर, माइक लेकर, गुंडे बिल्कुल लठ लेकर घरों को तोड़ रहे हैं, महिलाओं को मार रहे हैं। और ऐसी अराजकता तो मैंने कहीं पर भी नहीं देखी। मुझे लगता है कि जब देश का विभाजन हुआ होगा उस समय पाकिस्तान में ऐसी अराजकता होगी, ऐसी अराजकता यहाँ पर देखने को मिलेगी। और एक विशेष वर्ग, एक विशेष समुदाय के लोग ही ये सब काम कर रहे हैं। पुलिस को फोन कर रहे हैं, पुलिस फोन नहीं उठा रही है। एक अधिकारी ने मुझे ऑफ द रिकॉर्ड कहा कि हमें कहा गया है कि कोई कहीं जाएगा नहीं, जो हो रहा है वो होने दो, ये निर्देश मिले हैं। एक पुलिस अधिकारी ने बहुत ऑफ द रिकॉर्ड मुझसे कहा। मतलब ये सरकार की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि सब होने दो जो भी हो रहा है। चुन चुन के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय तोड़े जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के घरों में तोड़फोड़ की जा रही है, कार्यकर्ताओं को पीटा जा रहा है, कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है और सामान में लूटपाट की जा रही है। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में बेघर बार हो गए। हम सब उनको कलकत्ता में लाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर धर्मशाला लेकर उनको यहाँ पर उनको संरक्षण प्रदान कर सकें। कैलाश जी, ये बहुत दुखद है और उससे कहीं ज्यादा निंदनीय है। सभ्य समाज में ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए और बंगाल में हो रहा है। पूरा देश आज ये देख रहा है, पूरा देश इससे परेशान भी है। कैलाश जी, क्या केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से कोई कार्रवाई या कोई कदम उठाया जा सकता है, या ऐसी कोई बात आपने केंद्रीय गृह मंत्रालय से की है? क्योंकि अगर ऐसा है कि राज्य पुलिस नहीं सुन रही है, राज्य का प्रशासन नहीं सुन रहा है और ऐसे निर्देश अगर पुलिस अधिकारियों को जा रहे हैं, तो क्या केंद्र को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? कैलाश जी, हमने गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजी है, गृह मंत्री जी को भी इसकी जानकारी दी है और मुझे जो जानकारी मिली है कि गृह मंत्रालय ने भी राज्य सरकार के गृह सचिव से पूछताछ की है कि आफ्टर इलेक्शन कितने वायलेंस हुए, इसकी हमें जानकारी दें। और चूंकि पुलिस में दर्ज ही नहीं हुए, पुलिस दर्ज ही नहीं कर रही है और इसलिए क्या जानकारी देगा गृह सचिव? वो तो कह देंगे कि कोई जानकारी नहीं हुई। अभी बेशर्मी के साथ ममता जी ने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं को मारा गया। एक कार्यकर्ता, कोई आज के समय में कोई सोच सकता है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं को हाथ लगा दे, पर बेशर्मी से ममता जी कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं को मारा बीजेपी के लोगों ने, जबकि बीजेपी के कार्यकर्ताओं के घर में ढूंढ के मारा जा रहा है, उनकी पिटाई हो रही है और पता नहीं कितने कार्यकर्ता घर छोड़कर चले गए, उनके घर की महिलाओं के साथ अभद्रता हुई है। मुझे एंटाली से, नानूर से तो अभी इतना खतरनाक फोन आया है, वीरभूम जिले का है, वहां पर महिलाओं के साथ रेप भी हो गए और पूरे 700-800 गांव से हमारे पास अभी सूचना मिली है। मैं भी आपके पहले वेबिनार में था, हमारे सब जिलों के अध्यक्षों से बात कर रहा था, तो आपका समय था तो मैं उठकर आया। अभी हमारी वर्चुअल मीटिंग चल रही है सारे जिलों के, धन्यवाद इसके लिए आपका। रिपोर्ट आ रही है, बहुत ही खतरनाक स्थिति है बंगाल। ये वाकई ये डराने वाली स्थिति है। कैलाश जी, क्या राज्यपाल जी से कोई बात हुई है आपकी, जगदीप धनखड़ जी से? क्योंकि उन्होंने पास हमारा प्रतिनिधिमंडल दिलीप, उन्होंने डीजीपी और होम सेक्रेटरी को बुलाया है, फोन किया है, पूछताछ की है। हाँ, शायद गृह मंत्री जी ने की। हमने भी चीफ सेक्रेटरी से समय मांगा था, पर आज शायद चीफ सेक्रेटरी समय नहीं दे पाए, तो हमारा प्रतिनिधिमंडल भी उनसे मिलने जाने वाला था, पर आज समय तय नहीं हो पाया। कल हम राज्य के अधिकारियों से भी चर्चा करेंगे और इस संबंध में गृह मंत्री जी ने बहुत सीरियसली एक्शन लेने का हमें आश्वासन दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने कहा कि मैं तत्काल आता हूं। हो सकता है कि कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बंगाल आए और इन सब मामलों में हमसे चर्चा करें और यहाँ के हालात के बारे में स्वयं जाकर देखें, क्योंकि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो रही है। मैंने अपने जीवन के अंदर ऐसा राजनीतिक बदला कभी भी नहीं देखा। सुना था कि पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तब वहाँ पर इस प्रकार के हिंदुओं के साथ जाति वैसी की वैसी जाति यहाँ पर हो रही है, तो प्रशासन आंख मूंद कर बैठा हुआ है।
हमारे पास सारे वीडियोस हैं। मैं पार्टी का राष्ट्रीय महामंत्री, बहुत जवाबदारी से कह रहा हूँ, ऐसी अराजकता मैंने अपने जीवन में नहीं देखी। कैलाश जी, वो देखिए, वो वीडियोस हम दिखा रहे हैं आपके साथ साथ, आपको दिखा रहे हैं कैलाश जी, तो वो वीडियो भी दिखा रहे हैं। पुलिस प्रशासन अगर हाथ पर हाथ धरकर बैठा है कैलाश जी, तो आपको लगता है कि सीधे सीधे क्या आप ये मानते हैं कि ममता बनर्जी की शय है? 200% ममता जी की। मेरे को तो एक अधिकारी ने बोला, आईपीएस अधिकारी ने, कि हमें निर्देश दिए गए कि आप फोन भी मत उठाइए, बात भी मत करिए, और जो हो रहा है होने दीजिए। क्या आप आज ये कहते हैं कैलाश जी यहाँ पर? शपथ समारोह के बाद हम इस बारे में विचार करेंगे, अभी जो हो रहा होने दो। आप ये कहते हैं, क्योंकि आपने कहा कि मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ हर बात आज यहाँ कह रहा हूँ, क्या आप ये कहते हैं कैलाश जी कि ये सब कुछ ममता बनर्जी के इशारे पर हो रहा है, वो करवा रही हैं? 200% वो करवा रही है, 200% उनके इशारे पर हो रहा है, उनके नेताओं के इशारे पर हो रहा है। ये तो ऐसी अराजकता हो कि सरेआम बिल्कुल खेला हुए लट लेके जा रहे हैं, माइक वाली गाड़ी लेके जा रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, और एक घर, हमारे कार्यकर्ता घर छोड़ के भाग गए तो उनके घरों में आग लगा दी, सारा सामान लूट के ले गए, एसी तक खोल के ले गए, पंखे ले गए लूट के। मतलब आप विश्वास करेंगे कि कपड़े की दुकान हमारे कार्यकर्ता की, उसकी पूरी दुकान लूट ली, पुलिस खड़ी हुई है वहां पर, पुलिस उनको रोकने की कोशिश कर रही, पर सारा कपड़े का सामान लेके चले गए। एक कार्यकर्ता की जूते की दुकान थी, वो जूते के सारे उठा के ले गए। मतलब अराजकता है बंगाल के अंदर अभी। ऐसी अराजकता मैंने अपने जीवन में कभी भी नहीं देखी। एक स्वतंत्रता के 70 साल हो गए और यहाँ पर अगर इस प्रकार की अराजकता हो गई, मुझे लगता है कि इस पे केंद्र सरकार बहुत गंभीरता से विचार कर रही है। और अमित जी से मेरी 3-4 बार बात हुई है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आ रहे हैं, और हम लोग इसको इस प्रकार की हिंसा होने नहीं देंगे, हम मैदान में उतरेंगे कल। नहीं कैलाश जी, देर हो जाती है कई बार। क्या होता है कि देखिए, जैसे ही परिणाम आए, जैसे ही रिजल्ट आए, उसके बाद से हिंसा आ गई। हमारी जिम्मेदारी हम दिखाते हैं, चेताते हैं, पुलिस प्रशासन को जगाते हैं, लेकिन अगर इतना हो रहा है लगातार, आप हमारे साथ बैठे हैं, आपको इस वक्त भी फोन आ रहे हैं, आपके नेताओं के साथ वर्चुअल मीटिंग में भी यही सारी बातें हो रही हैं, तो आपको नहीं लगता कि देर हो जाएगी कैलाश जी? कुछ ना कुछ करना चाहिए। राज्यपाल के साथ केंद्रीय गृह मंत्रालय, राज्य का गृह मंत्रालय सब बैठे, और ये तो इसे तो युद्ध स्तर पर और बिल्कुल आपातकालीन स्थिति समझ के कार्रवाई होनी चाहिए। एक संवैधानिक प्रक्रिया होती है, वो हमने उसका पालन किया है। अभी हमने गवर्नर से मिले हैं, हमने होम मिनिस्टर को, होम सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी राज्य के, हमने होम मिनिस्टर को भी चिट्ठी लिखी, होम मिनिस्टर ने पूछताछ भी की है, और ये हमारी प्रक्रिया पूरी हो गई। कल से हमें आवश्यकता है तो हम खुद मैदान में उतरेंगे, जो भी होगा उसको देखेंगे। यदि हम पे भी हमला होगा तो हम सहन करेंगे, बाकी इस प्रकार अराजकता बर्दाश्त नहीं करेंगे। कैलाश जी, ममता बनर्जी का भी एक बयान आया है इस हिंसा पर, लगातार हिंसा हो रही है, वो ये कह रही हैं कि बीजेपी पुराने वीडियोस निकालकर, पुरानी हिंसा के वीडियोस निकालकर उन्हें अभी का बता रही है। ये वो आप पर आरोप लगा रही है। इसका मतलब है कि उनको संरक्षण है, उनके संरक्षण में ये सब कुछ हो रहा है। यदि कोई जवाबदार व्यक्ति अपने जीत के अहंकार में इतनी मदमस्त हो जाए कि जो हो रहा है उसको होने दे रही है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, उनकी रिपोर्ट भी नहीं लिखी जा रही है। मुझे अभी एक हमारे जगन्नाथ जी हैं जो सीवड़ी से चुनाव लड़े, उन्होंने अभी फोन करके बताया कि एक 13 साल की आदिवासी महिला के साथ 9 लोगों ने बलात्कार किया। वो बेहोश हो गई, उसके घर वाले उसकी बेहोशी की हालत में उस लड़की को लेकर भाग गए। उनकी हिम्मत नहीं हो रही कि वो थाने पे जाके रिपोर्ट करें। इसी अराजकता है, मतलब आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, जो भी सुन रहा होगा कैलाश जी, उसके रोंगटे खड़े हो रहे होंगे, वो विचलित हो रहा होगा इन सब बातों को आपकी सुनकर। लेकिन इस भयावह भयंकर स्थिति से निपटने के लिए सिर्फ ये आप कल तक का इंतजार करेंगे, या आपने राज्यपाल से खुद बात की, आप टाइम का इंतजार करेंगे, या ममता बनर्जी से खुद बात क्यों नहीं की जाती, क्यों नहीं की जा सकती इस समय कैलाश जी? देखिए ममता जी, अभी जी मुझे जो जानकारी मिली है, गवर्नर साहब ने भी शायद बात की है। गवर्नर साहब ने कहा कि मैं तो अभी शपथ लिया नहीं हूँ और मैं शपथ के बाद ही कुछ कह पाऊंगी, इसीलिए हमने अधिकारी लेवल पर बात की है, ममता जी से बात नहीं की। जब ममता जी के संरक्षण में हो रहा है तो उनसे बात करने से क्या फायदा है, जब इतनी सारी घटना हो रही है और वो कह रही है कि पुराने वीडियो दिखाए जा रहे हैं, वो कह रही है कि बीजेपी के कार्यकर्ता मार रहे हैं। मतलब इतना झूठ कोई व्यक्ति अगर बोलता है तो समझ सकते हैं उनकी नीयत कितनी खराब है। इसलिए उनसे बात करने से कोई फायदा नहीं है। कल से हम खुद मैदान में उतरेंगे और जो होगा वो देखेंगे। कैलाश जी, आपको क्यों लगता है कि ममता बनर्जी जीत भी गई, उन्हें पूर्ण बहुमत भी मिल गया, वो सरकार बनाने भी जा रही हैं, उसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं नेताओं पर ये हमले क्यों? उन्होंने बोला था, भाषण में बोला, चुनाव के बाद देखूंगी, मैं तो जीत के आ रही हूँ, एक एक से बदला लूंगी। सरेआम बोला, ओपनली बोला था उन्होंने, वो भी वीडियोस में आपको दिखा दूंगी।
और इसीलिए उनके इशारे पे, मैं कह रहा हूँ उनके इशारे पर हो रहा है, उनके संरक्षण में हो रहा है। और उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिलवाए कि कोई अधिकारी, कोई पुलिस अधिकारी फोन नहीं उठाएगा, कोई कहीं पर भी। अभी हमारे कल्याण चौबे ने बोला, बोले कि पुलिस अधिकारी मेरा फोन ही नहीं उठा रहे हैं। उनके क्षेत्र में शहर के अंदर कल्याण, मतलब कलकत्ता शहर के अंदर लगभग 250-300 मकानों के अंदर तबाह कर दिया गया, एक कार्यकर्ता की हत्या कर दी। क्या कैलाश जी यही गुस्सा है ममता बनर्जी को कि वो बीजेपी जहां, वो बंगाल जहां बीजेपी का नामो निशान नहीं था, 3 सीट पर आप थे, हालांकि लोकसभा में आपने 18 सीटें जरूर जीत ली थी, उन्हें डर लग रहा था, या वो अब ये संदेश देना चाहती है क्योंकि आपकी एक जमीन तो बन गई है, आप जितनी सीटें अभी लेकर आए हैं 70 से ज्यादा, वहां एक जमीन तो 77 में आपकी मजबूत हुई है और मुख्य विपक्षी दल भी आप हो गए, अगले चुनाव में आप बहुत बड़ी चुनौती उनके सामने। क्या ये डराने धमकाने की कोशिश है कि लौट जाइए, मत आइए, हमने आपको बाहर ही बता दिया है, आपका बंगाल में कोई काम नहीं? जितने कार्यकर्ताओं ने काम किया उन कार्यकर्ताओं को पनिश करना चाहती है, उनके हमेशा ये ट्रेंड रहा है उनका। यहाँ तक कि पहले कांग्रेस के विधायक जो जीत के गए थे उनको तत्काल उन्होंने बीजेपी में शामिल करा है। अभी हमारे जो विधायक जीते उनसे उनके लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो टीएमसी में आ जाए। तुम जीत के क्या करोगे वहाँ पर, हम तुमको बर्बाद कर देंगे, हम तुम्हारे परिवार को एनडीपीएस में फंसा देंगे। इस प्रकार पुलिस के अधिकारी हमारे जीते हुए जो जीत गए हैं, घोषित हो गए, उन विधायकों के पास संदेश भेज रहे हैं। एक एसपी ने हमारे जीते हुए उम्मीदवार के लिए को फोन करके बोला कि क्या करोगे, वहाँ जाके इधर आओ, मैं बात करा देता हूँ तुम्हारी। मतलब इतना टेरराइज कर रखा है कि हमारे जो जीत गए विधायक उनसे सीधा संपर्क कर रहे हैं पुलिस के अधिकारी कि आपको अगर बचना है तो आप टीएमसी में आ जाए। ये पुलिस अधिकारियों की, प्रशासनिक अधिकारियों की कैलाश जी अपनी जिम्मेदारी निभाने से बचने की कोशिश है, या आपको लगता है कि उन्हें निर्देश दिए गए, उन्हें कहा गया है कि सबको लेकर आओ वापस, तोड़ो? देखिए, मैं बहुत पहले से कह रहा हूं कि बंगाल के अंदर एक नेक्सस काम कर रहा है, अधिकारियों का, माफियाओं का और राजनीतिज्ञों का। वे सब अधिकारी जो कोल माफियाओं से जुड़े हुए थे, आपको बता दूं कम से कम 12 आईपीएस अधिकारी ऐसे जो पोस्टिंग पर है। अभी ज्ञानवंत सिंह जो इनका सीआईडी, उसको सीबीआई ने बुलाया है। इनका कोल माफियाओं के साथ संपर्क है, लेन देन है पूरा की पूरा। कोल माफियाओं ने खुद ने कहा कि हमने पैसे दिए हैं, और वो की पोस्ट पर बैठे रहे हमेशा। अभी लॉ एंड ऑर्डर के इंचार्ज है वो। जब ऐसा व्यक्ति जो लॉ एंड ऑर्डर का इंचार्ज होगा, जो खुद माफियाओं के साथ जुड़ा हुआ, तो उस प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर क्या होगा? ये कोलकाता से लेकर सिंगूर और बीरभूम, हर क्षेत्र से कैलाश इस तरह की हिंसा की खबरें आ रही हैं आपके पास, या कोई ऐसा इलाका है जो ज्यादा प्रभावित है, वहीं पर आपके कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं? बीरभूम, वर्धमान, कलकत्ता में स्वयं में हमारे कल्याण चौबे जी की कॉन्स्टिट्यूंसी, नाम क्या उसका, मणिकतला, जहाँ पर कार्यकर्ता की हत्या भी हो गई, कल्याण चौबे जी के ऊपर हमला हुआ। कम से कम कलकत्ता के ही 250-300 परिवार अभी घर छोड़कर चले गए हैं। अभी हम धर्मशाला ले रहे हैं, उनको वहां पर रुकवाने की व्यवस्था कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता उनकी सुरक्षा में खड़े रहेंगे रात पर। ऐसे सिलीगुड़ी में हम लोग एक व्यवस्था कर रहे हैं, जहाँ पर इस प्रकार जो घर से निकाल दिए गए, जिनके घर तोड़ दिए गए, जो बर्बाद हो गए, उन सब कार्यकर्ताओं के लिए हम धर्मशाला ले रहे हैं, उनको रुकवाने की व्यवस्था कर रहे हैं। कैलाश जी, आपने कहा कल जेपी नड्डा जी आ रहे हैं और आप लोग सड़कों पर उतरेंगे इस हिंसा के विरुद्ध, लेकिन आप हर जगह तो नहीं जा सकते, और अगर आप सड़कों पर उतरेंगे तो टकराव और बढ़ेगा। कोई और वैकल्पिक ऐसी व्यवस्था जिससे कम से कम ये हिंसा थमे, कुछ आपके इस वक्त मन मस्तिष्क में है ऐसा कुछ? नहीं, मुझे लगता है कि चूंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है और पूरी तरीके से अभी गवर्नमेंट ने शपथ नहीं ली है, तो अभी सेंट्रल फोर्स को एक्टिवेट करने के लिए मैं गृह मंत्री जी से भी निवेदन करूंगा कि जो सेंट्रल फोर्स यहाँ पर चुनाव आयोग ने कहा है, तो चुनाव आयोग की भूमिका भी अब क्योंकि चुनाव हो गए तो समाप्त हो गई, तो ऐसा पीरियड है ये कि किसकी जवाबदारी है ये जरा देखना पड़ेगा। तो हम चुनाव आयोग को भी आग्रह करेंगे कि अभी शपथ नहीं हुई, तो अगर आपके अंडर में सेंट्रल फोर्स है तो आप कम से कम इनको लॉ एंड ऑर्डर के लिए निर्देशित करें। अब क्या हो सकता है इसके बारे में हम मीटिंग ही कर रहे थे, इतनी देर में आपके यहाँ का आपसे जुड़ गया हूँ। हम इसके बारे में भी तीसरे विकल्प के बारे में सोच रहे हैं और बात करेंगे। अभी गृह मंत्री जी से बात करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करेंगे और चुनाव आयोग में भी बात करेंगे। कैलाश जी, कठिन परिस्थिति में आपने समय निकाला, इसके लिए तो हम आभारी हैं आपके,
लेकिन कैलाश जी, अभी ऐसा प्रतीत होता है कि परिस्थितियां बीजेपी के एकदम विरुद्ध हैं सारी वहां पर। ऐसे में क्या आपको लगता है कि कल यदि आप सड़कों पर निकलते हैं तो आप पर भी हमला हो सकता है? अब ये तो जब जिस दिन मैं बंगाल आया था उस दिन सोच कर ही आया था कि यहाँ तो बम गोली पत्थर में तो सब खा चुका हूँ, सबकी आवाज़ सुन चुका हूँ, इसलिए मुझे कोई डर नहीं है और जो भी होगा वो देखेंगे। और इस प्रकार डर के घर में तो बैठ नहीं सकते, कार्यकर्ताओं को छोड़ तो नहीं सकते, तो हम तो जाएंगे और जनता के बीच में जाएंगे और कार्यकर्ताओं को वहाँ पर मिलेंगे, जो भी होगा उसका सामना करेंगे। कैलाश जी, क्या आज ऐसी परिस्थिति में जब आपका प्रशासन पर, पुलिस पर विश्वास बिल्कुल नहीं है, आप लाचार अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय जनता के बीच जाने के? इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है अभी इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है कि हम हमारे कार्यकर्ताओं के साथ खड़े रहे ऐसे दुख के समय, और जो भी होगा वो देखेंगे उसको। कैलाश जी, आप जरूर रहिए और हम चाहते हैं, पूरा देश चाहता है कि इस तरह की हिंसा बिल्कुल ना हो, लेकिन चलते चलते क्योंकि ये सारी हिंसा इसलिए हो रही है क्योंकि आपने बेहद आक्रामक चुनाव प्रचार किया। ममता बनर्जी उनकी 10 साल की सत्ता को चुनौती दी और अपनी उपस्थिति भी बहुत अच्छी तरह से बंगाल में दर्ज करवाई। ऐसा क्या रहा कैलाश जी कि हर संभव प्रयास के बाद भी आप बंगाल जीत नहीं पाए? देखिए, आप पूरा स्कोर बोर्ड देख लीजिए। एक समय था जब पिछले विधानसभा चुनाव में जब टीएमसी, सीपीएम और कांग्रेस दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा था और उनका वोट शेयर लगभग 11-12% था। अभी उनका वोट शेयर देख लीजिए, एकदम सीन से गायब हो गए। कुल मिलाकर राहुल जी ने जिस दिन ये कहा कि मैं बंगाल में अब दौरे नहीं करूंगा कोविड के कारण, कोविड उनका बहाना था, ये उनका टीएमसी के सामने आत्मसमर्पण था, बीजेपी को रोकने का प्रयास। आप 4 चरण के चुनाव देख लीजिए, 4 चरण के चुनाव के पहले हमारा बहुत अच्छा स्कोर था, तो 4 चरण के बाद इन लोगों ने ये सरेंडर हो गए। यहाँ के जो प्रमुख है अधीर चौधरी, वो उनको कोविड हो गया, वो घर में चले गए और राहुल गांधी ने आने से मना कर दिया। सीपीएम के सारे लोग आत्मसमर्पण कर दिए, बीजेपी को रोको सिर्फ। तो कांग्रेस और सीपीएम दोनों ने बीजेपी को रोका। तीसरा फिर एक वीडियो चला पूरा मुस्लिम एरिया के अंदर, भारतीय जनता पार्टी जीत रही, वो जीत गई तो मुसलमानों का रहना मुश्किल हो जाएगा। उस वीडियो के माध्यम से पूरा की पूरा, ममता जी ने भी कहा कि सारे मुसलमान एक हो जाओ, हमें समर्थन करो। बीच चुनाव के अंदर इसी बयान के ऊपर उनको 24 घंटे के लिए रोका भी चुनाव आयोग ने कि इस प्रकार का बयान नहीं देना चाहिए। आप देख लीजिए, हम 280 पोलिंग बूथ है, हमारे कार्यकर्ता 240 बूथ पर जीतते हुए है, और जब 40 अल्पसंख्यक समाज के वोट निकले तो वहाँ एकदम हार गए। तो ये जो अल्पसंख्यक समाज का वोट एक तरफ बिल्कुल जाकर इंटेक गया, उसके कारण चुनाव में काफी फर्क पड़ा है। ठीक है कैलाश जी, वो पहले से कहा जा रहा था कि आप तो 30% के आगे से लड़ रहे हैं, 30% तो आपका है नहीं, लेकिन ये जो हिंसा हो रही है ये वाकई दुखद है कैलाश जी, और आप जुटे हुए हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ, उनके साथ खड़े हैं, और जो खबरें आपके पास आ रही हैं हम चाहते हैं कि वो खबरें ना आए, ये हिंसा थमे, लेकिन ऐसे संकट के दौर में भी, कठिन समय में भी आपने हमारे लिए समय निकाला। बहुत धन्यवाद आज तक से बातचीत करने के लिए कैलाश विजयवर्गीय। बंगाल से जबरदस्त हिंसा की खबरें आ रही हैं और ये हिंसा की खबरें विधानसभा चुनाव में परिणाम आने के बाद आ रही हैं। बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही है कि उसके कार्यकर्ताओं पर टीएमसी हमला कर रही है, टीएमसी के लोग हमला करवा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त टीएमसी के वरिष्ठ नेता स्वागत रॉय जी मौजूद हैं। स्वागत जी, धन्यवाद आज तक से जुड़ने के लिए। कुछ आपके पास खबरें हैं सर कि बंगाल में हिंसा की खबरें आ रही हैं, बंगाल में बीजेपी के ऑफिसेज में आग लगाई जा रही है, उनके कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है, बीजेपी लगातार ये बात कह रही है रिजल्ट आने के बाद से। नहीं, कुछ हिंसा का घटना घटी, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री ने बताई है, वो नहीं चाहते हैं कि कोई हिंसा का घटना घटे। वो तृणमूल के सब कर्मियों को बोला कि कोई जुलूस नहीं निकालने को और हिंसा से दूर रहने को, लेकिन हमला हमारे लोग पर भी हो रहा है। वर्धमान या कुछ बिहार में 2 घटनाएं घटी
और वर्धमान में हमारा एक कर्मी का मौत हुआ। सब लोग को इससे दूर रहना चाहिए। हम भी मानते हैं कि इतना बड़ा जय के बाद छोटा मोटा हिंसा नहीं घटना है, लेकिन बीजेपी तो बराबर हिंसा को बढ़ा के देखा है। चुनाव के समय सारा हिंदुस्तान से 2 लाख केंद्रीय बाहिनी लाए थे, अभी वो हिंसा हो रहा है करके रो रहे हैं। तो वो बताए कि पश्चिम बंगाल में कहाँ चुनाव के समय हिंसा हुआ। 4 आदमी मारे गए, वो भी सेंट्रल फोर्स के गोली से। तो बीजेपी सेंट्रल फोर्स तो अभी कल परसों तक मुख्यमंत्री नए ढंग से जब तक शपथ नहीं लेती है तब तक केंद्रीय सरकार को चल रहा है वो हिंसा को नियंत्रण करे। हम लोग तो पूरा उस पर काबू करने का कोशिश कर रहे हैं। हम इसमें विश्वास नहीं करते, ऐसे ही तो लोग बीजेपी को रिजेक्ट किया है, हमें हिंसा करने का जरूरत भी किया है। बीजेपी का ये आरोप है, कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं कि 9 उनके कार्यकर्ता अभी तक मारे गए हैं और वो सब टीएमसी के लोगों ने चुन चुन कर उन पर हमला किया है। बीजेपी के ऑफिसेज में आग लगाई जा रही है। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनको घरों से जुलूस भीड़ जा रही है जुलूस की शक्ल में और उन्हें पीट रही है, मार रही है लाठी डंडे हथियारों के साथ। स्वागत जी। नहीं, 9 का हिसाब मैं नहीं मानता हूं। ये कैलाश विजयवर्गीय डे 1 से ये बढ़ा के बोले हैं फिगर्स। हम चाहते हैं कि वो इन 9 लोगों का नाम, पता और डिटेल को खुलासा करे। दूसरी बात है वो कहां कहां आगजनी हुआ है वो खुलासा करे। हम बार बार कहते हैं कि हम हिंसा नहीं चाहते हैं, हमारा सरकार आया है, हम शांति चाहते हैं। मुख्यमंत्री आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, शाम को अपील किया है हमारे कर्मियों को शांत रहने को और हम शांति रखेंगे। तो ये हिंसा का बात जरा बढ़ा के बोला जा रहा है। बीजेपी को अभी संगठन अपने को ठीक करना है, हमारे खिलाफ आरोप करने से कुछ फायदा नहीं होगा। लेकिन स्वागत जी, जो वीडियोज आ रहे हैं इस समय भी, जो हम आपके साथ तस्वीर दिखा रहे हैं, जो वीडियोज दिखा रहे हैं, वो सारे बीजेपी ऑफिसेज को आग लगाने के वीडियोज हैं। वो बीजेपी ऑफिसेज में तोड़फोड़ करने वाले वीडियोज हैं। कोई अपने ही घर में, अपने ऑफिस में आग क्यों लगाएगा? आपको वो वीडियो आया है? आपको वो वीडियो आया है जहां पर तृणमूल का एक कर्मी को हत्या किया गया? आपको पास आया है वो वीडियो? वर्धमान और कुछ बिहार में जो घटना घटी है उसका कोई वीडियो आया है? आप लोग केवल एक तरफ बीजेपी जो वीडियो देता है वही क्यों दिखाते हैं? यही तो, ये पूरा चुनाव प्रचार के समय यही हमारे कंप्लेन था, अभी भी कंप्लेन है कि मीडिया बीजेपी कोई कंप्लेन करता है तो उसको बड़ा बड़ा के दिखाते हैं, बोलते हैं। स्वागत जी, ये बात लगातार हम भी कह रहे हैं अपने चैनल पर, हिंसा नहीं होना। हम भी कह रहे हैं अपने चैनल पर कि टीएमसी ने कहा कि हमारे एक कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई और हम 4 फिगर ये बता रहे थे। कैलाश जी अभी आपसे कुछ देर पहले हमारे साथ थे, उन्होंने कहा है 9, इससे कहीं ज्यादा आगे। स्वागत जी, कैलाश विजयवर्गीय आप पर यह आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर में घुसकर उनकी बेटियों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है और दुर्व्यवहार से आगे भी बात उन्होंने कही है। ये सब झूठी बात है। अगर कोई किया है वो पुलिस को बताए, पुलिस एक्शन लेंगे। और अभी कैलाश विजयवर्गीय को घर वापस इंदौर में जाना चाहिए। बहुत दिन तक रहे हैं, उनका बयान से बंगाल में हिंसा बढ़ गया है तो उनको यहाँ रहना नहीं चाहिए। बीजेपी का जो स्थानीय कार्यकर्ता है वो रहे। दिलीप घोष का एक बयान मैंने सुना, वही दिलीप घोष जो ममता बनर्जी को बरमूडा पहनने को कहा था, उसका बयान सुना ये हिंसा के बारे में। तो ठीक है, दिलीप घोष बोलेगा कैलाश विजयवर्गीय को आउट
नहीं बोलना चाहिए। हम हिंसा अभी अभी काबू कर लेंगे। ममता बनर्जी को शपथ ले लेने दीजिए। पूरा तो जब तक ममता बनर्जी शपथ नहीं लेंगी तब तक ये हिंसा चलती रहेगी। जल्दी इसको और इसके साथ स्वागत जी ये भी कि कैलाश विजयवर्गीय तो सीधे सीधे आरोप लगा गए कि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ये कह रहे हैं कि हमें आदेश है कि कुछ नहीं करना है, किसी को नहीं रोकना है, जो मर्जी जिसकी वो करे। ये ममता बनर्जी का आदेश नहीं है। तो पहले मैं फिर आपको कह रहा हूं, आपको जो सवाल था वो टेरा सवाल था। अभी प्रशासन किसी के हाथ में नहीं है। जब तक ममता बनर्जी का रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं होगा, नए ढंग से वो शपथ नहीं लेंगे, उनका अथॉरिटी नहीं रहेगा। किसकी जिम्मेदारी फिर? कौन है मतलब ये नहीं है कि स्वागत जी तब तक ही अभी पूरा जिम्मेवारी अभी तक चुनाव आयोग पर है। वही तो पूरा मिसमैनेज किया है बंगाल का स्थिति, वही कर रहे हैं। कल परसों तक ठीक हो जाएगा। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है स्वागत जी कि जो हिंसा हो रही है उसे रोकें, कोई भी मरे। अरे चाहे वो बीजेपी का कार्यकर्ता बार बार हो, टीएमसी का हो, है तो बंगाल का है, तो देश का भारतवासी है। क्यों आप लोग को ये नहीं मैं नहीं समझता हूँ आज तक के भाई कि आप केवल टीएमसी को क्यों टेरा पेचीला सवाल पूछते हैं। गए 2 महीना से मैं आप लोग को सवाल सुना और देखा, सभी बार हमको दोष दिया जाता है। क्यों ऐसा है? हमारे साथ आपको क्या दुश्मनी है? ठीक है, आप थोड़ा बीजेपी के पक्ष में है, होने दीजिए, लेकिन बराबर हमको टेरा और पेचीला सवाल पूछते जाएंगे, ये तो ठीक नहीं है। हम लोग तो बार बार बोलते हैं हिंसा नहीं होना चाहिए, हम हिंसा बंद करने का कोशिश कर रहे हैं। और केंद्रीय फोर्सेस और ये लोग नहीं किया है, तो ठीक से काम नहीं किया है, तो उसी के लिए हो रहा है। हिंसा बंद होना चाहिए, जल्दी जल्दी हो। पुलिस की कोई जिम्मेदारी नहीं है स्वागत राय जी। किसको जिम्मेवारी? पुलिस, आपकी बंगाल पुलिस कुछ नहीं कर रही है। तो कहां कर रही है बंगाल पुलिस? कहां कर रही है? क्या पूरा कर रहे हैं? बंगाल पुलिस अभी कुछ ठीक नहीं समझ पा रहे कि क्या करेंगे। और मैं पुलिस का स्पोक्समैन नहीं हूं, मैं तो पार्टी का स्पोक्समैन हूं। आप टेरा सवाल पूछेंगे नहीं, तो मैं थोड़ी डीजी हूं पुलिस का। स्वागत राय पुलिस को लेकर आपकी पार्टी की सरकार, ममता बनर्जी 2 टर्म से पिछले 10 साल से मुख्यमंत्री हैं, सीएम हैं बंगाल की। हमारी सरकार नहीं है। अरे अभी ये इतने से दिन के लिए नहीं है ना, कुछ दिन के लिए नहीं है ना सर, समझाने का कोशिश कुछ दिन के लिए नहीं ना। आप टेक्निकलिटी इसमें मत जाइए ना। आपको दुख नहीं होता? आपको दुख नहीं होता कि वहां लोग मर रहे हैं, आग लग रही है? अरे आपसे ज्यादा दुख होता है। हम तो बंगाल के आदमी हैं, आप तो बाहर से फोन कर रहे हैं, हमको ज्यादा दुख हो रहा है। तो रोकने के लिए क्या कर रहे हैं आप? घटना को कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, इसलिए हम दुखी है। कौन जिम्मेदारी? हम बंद करने का कोशिश कर रहे हैं। बार बार हमसे पूछने से कोई बीजेपी को फायदा नहीं होगा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, करते रहेंगे। क्या हमारा पूरा फीलिंग है। क्या कोशिश कर रहे हैं स्वागत राय जी, ये जो हिंसा हो रही है लगातार, उसे रोकने के लिए? हमारा पार्टी के लोगों को हम निर्देश भेज रहे हैं। इतना बड़ा स्टेट है, लगभग 300 विधानसभा क्षेत्र है, उसमें शायद सब मिलके 30-35 हजार गांव है। सब जगह निर्देश पहुंचने में देर होता, कहीं कहीं स्पॉन्टेनियसली हो जाता। बीजेपी के लोग बहुत सीनाजोरी दिखा के चारों तरफ घुमा, बोला हम ही लोग हुकूमत में आएगा। हमारा अमित शाह बोला है अगले बार 200 पार, तो वो ऐसा सीना को बड़ा करके 56 इंच बना के घूम रहा था। तो कुछ लोगों में नाराजगी होगा, तो हम उसको कंट्रोल करने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो प्रोवोकेशन ये बीजेपी से आया था। तो आप ये मानते हैं, तो आप ये मानते हैं कि जो बीजेपी ने कैंपेन किया
पीएम मोदी आए, अमित शाह आए, जेपी नड्डा आए, योगी आदित्यनाथ आए, शिवराज सिंह चौहान आए, बहुत सारे लोग आए। ये उसका गुस्सा टीएमसी के कार्यकर्ता निकाल रहे हैं। उनको इन लोगों के आने का गुस्सा है कि ये बंगाल में बिहार से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से क्यों आए? है तो हमारा गुस्सा है। ये बाहरी लोग क्यों आके यहाँ सब कूदेंगे एक महिला मुख्यमंत्री को हटाने के लिए? क्यों ये उल्टा सीधा बोलेगा हमारे मुख्यमंत्री के खिलाफ? क्यों मोदी बोलेगा दीदी ओ दीदी, क्यों बोलेगा? इसको लेके तो लोगों को गुस्सा है, नाराजगी है। ये नाराजगी के कारण ही तो बीजेपी का ऐसा खराब फल हुआ। अभी भी आप लोग नहीं समझ रहे हैं। हम अभी भी कहते हैं हम 2-1 दिन में स्थिति को सामान्य कर देंगे। लेकिन दो एक दिन तक क्या हो जाएगा? आज 2 दिन में 9 लोग मारे गए, कई जगह आग लगा दी गई। ऐसा आप कह रहे हैं कि आप ऐसा कह रहे हैं कि ज्वालामुखी फूट रहा है। अभी भी तो सेंट्रल फोर्स है। आपको साथ तो अमित शाह का अच्छा ताल्लुक है, तो आप अमित शाह को बोलिए सेंट्रल फोर्स को कुछ काम करने को बोले। चुनाव के समय इतना डराया गया लोग को, बहुत हिंसा होगा, कुछ हिंसा नहीं हुआ। अभी अमित शाह को बोलिए ठीक करने को। आप ये कह रहे हैं कि हाँ, हमें ये गुस्सा है कि बाहर के लोग क्यों आए। आप भारत को अपना नहीं मानते? आप मध्य प्रदेश को, बिहार को, उत्तर प्रदेश को, महाराष्ट्र को, केरल को, तमिलनाडु को अपना नहीं मानते? वहां के लोग आकर बिहार में नहीं रह सकते, बंगाल में नहीं रह सकते, बंगाल के लोग जाकर बाहर नहीं रह सकते। चर्चा के विषय नहीं था। आपने कहा ना कि हाँ हमारे बंगाल में बाहर ये लोग क्यों आए? ये तो चर्चा का आप कहिए कि बंगाल में सिर्फ बंगाल के लोग चुनाव लड़ेंगे, नहीं, कोई ये नहीं लोग आएगा। क्यों यहाँ कंट्रोल करेगा? अरे आप बीजेपी का स्पोक्समैन है कि आज तक का स्पोक्समैन है? आप तो लगता है हम बीजेपी तो समझना चाह रहे हैं आपसे सवाल पूछ रहे हमने हैं। तो सवाल बीजेपी से पूछते हैं, आपसे भी पूछते हैं। आप बोलिए क्यों? आप कह रहे हैं 2-3 दिन में हम कंट्रोल कर लेंगे, आप कह रहे हैं हाँ हिंसा हो रही है, आप कह रहे हैं हाँ हमारे लोग आगे जा रहे हैं, तो आपसे पूछेंगे ना। 10 साल तक आपका राज था, आपको प्रचंड बहुमत मिला, आपको इतनी बड़ी जीत मिली, क्लियर कट मेजॉरिटी के साथ आप तीसरी बार हैट्रिक लगा रहे हैं, तो आप ही से पूछेंगे, आप ही की जिम्मेदारी है। ये ट्रांजिशन सभी जगह नहीं सभी जगह ट्रांजिशन। बहुत धन्यवाद। थोड़ा प्रॉब्लम होता है। थैंक यू बात करने के लिए हमसे। स्वागत राय जी, टीएमसी नेता स्वागत राय। दिन बीत रहे हैं मगर बुरे दिन कब बीतेंगे सवाल लगातार बना हुआ है। यूं तो पूरे देश में इस समय हाहाकार मचा हुआ है। ऑक्सीजन के लिए लोग तड़प रहे हैं मगर दुआएं भी कर रहे हैं। ऑक्सीजन नहीं मिल रही। दिल्ली में हाल सबसे ज्यादा खराब है। अब दिल्ली सरकार ने सेना की मदद मांगी है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि अभी भी दिल्ली को मिलने वाली ऑक्सीजन जो है वो कम है, पूरी नहीं। दिल्ली में एक एक सांस भारी है। अब गई कि तब गई, पता नहीं कहां से आया है ये संकट जो गुजरने के लिए तैयार ही नहीं है। अजीब बीमारी ने जख्मों से भर दिया सीना। हर एक सांस पर शक है कि आखिरी होगी। दिन बीत रहे हैं, हफ्ते गुजर रहे हैं, लेकिन राजधानी के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी दूर ही नहीं हो रही। जिधर देखो उधर सांसें उखड़ रही हैं, जिधर देखो उधर ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा हुआ है। अस्पताल में लोग गिड़गिड़ा रहे हैं, खुद अस्पताल गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन तमाम दावों और वादों के बावजूद इस दिक्कत का हल निकल नहीं पा रहा। लगातार बिगड़ते हालात के बीच अब दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए सेना से मदद मांगी है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को इस बारे में एक चिट्ठी लिखी है और ऑक्सीजन सप्लाई के लिए ज्यादा से ज्यादा टैंकर उपलब्ध कराने को कहा है। हमने सबसे मदद मांगी है। हम तो क्योंकि हमें
अभी ऑक्सीजन को लेकर काफ़ी समस्या हो रही है, तो हमने ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए सेना के पास अगर ट्रक हैं, हमने उनसे भी कहा है। DRDO के पहले से ही 500 बेड्स का सेंटर यहाँ पे चल रहा है, ऐसे सेंटर्स अगर और चल सकें तो और अच्छा होगा। लेकिन ऑक्सीजन लाने ले जाने के लिए इस समय हमें बहुत मदद की ज़रूरत है, और अगर जहाँ से भी, जिस सोर्स से भी मदद हो सकती है, प्राइवेट सेक्टर से, सोशल सेक्टर से, सेंट्रल गवर्नमेंट, डिफरेंट विंग्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सबसे मांग रहे हैं। दरअसल कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए दिल्ली सरकार लगातार ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई की मांग कर रही है। बीते दिनों केंद्र ने दिल्ली में ऑक्सीजन का कोटा 100 मीट्रिक टन बढ़ाया और अब दिल्ली को 590 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है। लेकिन केजरीवाल सरकार का कहना है कि कोरोना के मरीजों के जरूरत के हिसाब से सप्लाई नाकाफी है। अभी जो मेरे पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, कल हमें 440 टन ऑक्सीजन मिली है, मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिली है, जो कि 590 के अलोकेटेड कोटे से भी कम है। और इनफैक्ट दिल्ली में, जैसा मैंने कहा कि एट प्रेजेंट हमें 700 से ज़्यादा मीट्रिक टन चाहिए और धीरे धीरे हमें बेड भी बढ़ाने, तो हमें 976 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है। ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट में भी केंद्र से सेना की मदद की मांग की जानकारी दी है, जिस पर हाईकोर्ट ने अब केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। रेलवे और वायुसेना पहले ही ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर एक्शन में है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए दूर के राज्यों से ऑक्सीजन टैंकर दिल्ली लाए गए हैं। वहीं ऑक्सीजन सप्लाई की कमी को दूर करने के लिए वायुसेना भी मददगार बनी हुई है। हालांकि अब तक ये कोशिश दिल्ली के मरीजों की जरूरत के हिसाब से पूरी नहीं पड़ रही है, जिसके चलते राजधानी के अस्पतालों में मरीजों को जान तक गंवानी पड़ी है। सबसे ज्यादा मुश्किल सड़क के रास्ते ऑक्सीजन टैंकर की सप्लाई को लेकर आ रही है। बीते दिनों पीएम मोदी ने ऑक्सीजन टैंकर की सप्लाई की सभी बाधा को दूर करने को कहा था। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, प्राइवेट सेक्टर, सभी की पूरी कोशिश है कि हर जरूरतमंद को ऑक्सीजन मिले। ऑक्सीजन प्रोडक्शन और सप्लाई को बढ़ाने के लिए भी कई स्तरों पर उपाय किए जा रहे हैं। लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि पीएम मोदी की इस अपील का जमीन पर पूरा असर दिख नहीं रहा है। इस बीच चिंता इस बात की है कि दिल्ली में लगातार कोरोना से मरने वाले मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। बीते कुछ दिनों से दिल्ली में औसतन 20,000 से ज्यादा केस आ रहे हैं, जबकि लगातार 2 दिनों से मौत का आंकड़ा 400 के पार पहुंच गया है। ऐसे हाल में पूरी दिल्ली में अस्पतालों की सांस अटकी है। अंदर मरीजों की जान खतरे में है। बस कोशिश यही है कि मरीजों की सांसों पर आया ये संकट जल्द से जल्द दूर किया जाए। दिल्ली सरकार को उम्मीद है कि सेना ऐसे हाल में बड़ी मददगार साबित हो सकती है। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।